गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का एल्गी का जो मेंबर हम पढ़ रहे थे वाउचेरिया, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर बताया था वाउचेरिया का। आज हम रिप्रोडक्शन या जनन पढ़ेंगे। वाउचेरिया में 3 टाइप्स का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। अब पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन के द्वारा होता है। कभी कभी थैलस जो होता है वो क्षतिग्रस्त होने के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा या फ्रेगमेंट जो होता है वो डेवलप होकर फिर से थैलस बनाने की क्षमता रखता है। अब हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनेक प्रकार के स्पोर्स या बीजाणु के द्वारा होता है। ये स्पोर्स जो बनते हैं ये हैं जूस्पोर्स या चल बीजाणु, एप्लानोस्पोर्स या अचल बीजाणु, और तीसरा है एकाइनेट्स या निश्चेष्ट बीजाणु। अब पहला हम पढ़ेंगे जूस्पोर्स के द्वारा। जो वाउचेरिया की जलीय जातियां हैं उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये एक सामान्य विधि है, यानी उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के द्वारा होता है। ये जूस्पोर्स जूस्पोरेंजियम में बनते हैं। जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो थैलस की जो उधर्व शाखाएं हैं यानी जो एरियल ब्रांचेस हैं वो ऊपर की तरफ वृद्धि करती हैं और ये फूल कर क्लब शेप्ड हो जाती हैं, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। और इनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई और क्रोमेटोफोर्स कलेक्ट हो जाते हैं और ये ग्रीन कलर की हो जाती हैं। अब कुछ समय पश्चात इनके बेस पर एक पट का या सेप्टा का निर्माण होता है, जिससे कि ये बाकी थैलस से ये ब्रांच अलग हो जाती है, जैसा आप डायग्राम बी में देख रहे हैं। अब जो है इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि न्यूक्लियाई अंदर की तरफ होते हैं और साइटोप्लाज्म बाहर की ओर होते हैं, लेकिन अब इसमें इन्वर्जन या प्रतिलोमन होता है, जिससे न्यूक्लियाई बाहर की तरफ आ जाते हैं और साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ आ जाते हैं। अब ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई सब कलेक्ट होकर एक स्पोर लाइक संरचना बनाते हैं, जिसे कि जूस्पोर कहते हैं। और जो न्यूक्लियाई जो बाहर की तरफ आ गए थे उन सभी न्यूक्लियाई में 2 फ्लैजिला डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये मिलकर जूस्पोर बनाता है और जिस ब्रांच में ये बनते हैं उस ब्रांच को हम जूस्पोरेंजियम कहते हैं। कई बार इन्हें सिनजूस्पोर भी कहते हैं, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये कई सारे खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये सभी मिलकर इस जूस्पोर का निर्माण करते हैं, तो इसे सिनजूस्पोर भी कहते हैं। तो ये जो जूस्पोर है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम ई में, ये राउंडेड या ओवल शेप्ड, मल्टीफ्लैजिलेट यानी बहुकशाभिक,
मल्टीन्यूक्लिएट यानी बहुकेंद्रिकीय और क्रोमेटोफोर युक्त संरचना है जिसके सेंटर में एक वैक्यूल पाई जाती है, जैसा कि आप डायग्राम F में देख रहे हैं। क्योंकि इसका जो जूस स्पोर होता है वो जो और जो एल्गी है उनसे इसकी प्रकृति बिल्कुल अलग होती है। अब ये जो जूस स्पोर जो बनता है ये जूस स्पोरेंजियम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद कुछ समय तक ये जल में तैरते रहते हैं और उसके बाद इसके जो फ्लैजिला जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं और ये अपने चारों ओर एक वॉल, मोटी वॉल का निर्माण कर लेते हैं। और क्योंकि इसके फ्लैजिला डिसअपियर हो जाते हैं इसलिए ये अगतिशील हो जाता है और ये इसी तरह विश्रामावस्था में पड़ा रहता है। कुछ समय बाद इसका जर्मिनेशन होता है। जब जर्मिनेट होता है तो इससे कई सारी साइफोनेशियस आउटग्रोथ्स निकलती है और ये आउटग्रोथ्स इरेक्ट शाखाएं बनाती है और ये सभी मिलकर थैलस का निर्माण कर लेते हैं। और अगर स्थलीय जाती है तो उसमें नीचे रोइजोइड्स बनते हैं। अब नेक्स्ट है एप्लानोस्पोर्स के द्वारा यानी अचल बीजाणुओं के द्वारा। अचल बीजाणुओं से जो जनन होता है वो उसका जो डेवलपमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है जैसा कि मैंने अभी आपको जूस्पोर यानी चल बीजाणुओं में बताया है। केवल इतना डिफरेंस है कि एप्लानोस्पोर्स या अचल बीजाणु जो होते हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं, जबकि जूस्पोर या चल बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं। और जो एप्लानोस्पोर्स है ये जनरली टेरिस्ट्रियल स्पीशीज यानी स्थलीय जातियों में बनते हैं। बाकी इनका बनने का मेथड सेम है, वही क्लब शेप्ड ब्रांच हो जाती है, सेम विधि है, बस यहाँ पर फ्लैजिला नहीं बनते इसलिए ये अचल बीजाणु बनाते हैं। और ये अचल बीजाणु जब बीजाणु की आगे वाला पार्ट जो है फट जाता है तो ये बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद ये अंकुरित होकर या जर्मिनेट होकर फिर से नया प्लांट बना लेते हैं। अब नेक्स्ट है एकाइनेट्स के द्वारा। ये भी अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस में कुछ स्थलीय और कुछ जलीय धातुओं के तंतु जो होते हैं वो बहुत अधिक मोटे हो जाते हैं और इनमें कई सारी वॉल्स बनने से ये छोटे छोटे मल्टीन्यूक्लिएट खंडों में विभाजित हो जाते हैं, जिनमें कि प्रत्येक खंड में साइटोप्लाज्म और संचित भोजन यानी जो कि ऑयल के रूप में पाया जाता है। तो इस तरह से निर्मित ये मल्टीन्यूक्लिएट यानी बहुकेंद्रकी खंड जो होते हैं वो एकाइनेट्स कहलाते हैं। और इस टाइम ये जो थैलस है ये गोनग्रोसिरा के समान दिखाई देता है, इसलिए इस स्टेज को गोनग्रोसिरा स्टेज भी कहते हैं। अब जब कंडीशंस फेवरेबल आती हैं तब ये सिस्ट या जो स्पोर्स हैं, एकाइनेट्स हैं, ये अंकुरित होकर एक नए थैलस का निर्माण करते हैं। कभी कभी ये सिस्ट जो होते हैं ये टूटकर कई सारे छोटे छोटे अमीबॉइड खंडों में टूट जाते हैं, जो कि कुछ समय तक अमीबॉइड गति करते हैं और उसके बाद जैसा कि आप डायग्राम डी में देख रहे हैं अपने चारों ओर एक भित्ति बना लेते हैं या वॉल बना लेते हैं और बाद में ये सिस्ट जो होते हैं ये अंकुरित होकर एक नए थैलस का निर्माण कर लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। थैंक यू।